नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर विराम लग गया है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के दौरान चर्चाएं थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार बातचीत चल रही थी और सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर थे, तो ये चर्चाएं लगातार चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर विराम लगा दिया है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दिल्ली में निजी कार्यक्रम से गए थे सीएम धामी। मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये कहा गया है। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर जो लगातार चर्चाएं चल रही थी, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही अब विराम लगा दिया है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। नहीं, इस बार मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था कुछ जगह पर। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा चल रही थी, प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन अब इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। देखिए, राजनीति में जो चीजें बतानी होती है और अगर कहा जाए उस पर चर्चा की जानी होती है, उसमें राजनीतिक जो बड़े गूढ़ राजनीतिज्ञ होते हैं वो उन चीजों को बहुत जल्दी स्पष्ट नहीं करते हैं। किसी ने नहीं कहा था कि प्रेमचंद अग्रवाल हटेंगे। खुद मुख्यमंत्री जब दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा था कोई किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं है, किसी तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन 3 दिन बाद जो है वो बकायदा जो है प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो जाता है और बकायदा सरकार की तरफ से उसको कहा जाता है प्रेमचंद अग्रवाल को कि इस्तीफा दो। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कई चीजें जो हैं जितना हो सकता है उतना दिखाने की और बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है राजनीति में छुपाने की भी कोशिश की जाती हैं। उम्मीद की जा रही है नवरात्र में जो है वो प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो होगा ही होगा। इसको लेकर तमाम चर्चाएं हो ही रही हैं, लगातार हो रही हैं और ये सार्वजनिक किसी मंच पे ये बताने की जरूरत मुख्यमंत्री को महसूस नहीं होती है कि उनका मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। जब होगा तो सब उनका, मुझे लगता है कि इनका यही सोचना है कि जब होगा तो सबको पता चल ही जाएगा। तो इसलिए जो ये बयान है इनके भी कई अपने मकसद हैं, अपने कई तरीके के वो हैं, ताकि हल्ला कम मचे और जब करना होगा तो हम अपने हिसाब से कर लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और खबर आपको बता दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा की है और कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाए, आर्थिकी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। पॉली हाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए। तो ये तमाम निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। और पंकज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, सीएम धामी ने जो कृषि विभाग की समीक्षा की है, क्या निर्देश दिए गए हैं? ये सीधे तौर पर आधुनिक तकनीक से परंपरागत खेती को बढ़ावा देने को मुख्यमंत्री ने कहा है। साथ ही साथ आर्थिकी बढ़ाने के लिए जो जो नवाचार किए जा सकते हैं उन पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने। और किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर और वैल्यू चेन सिस्टम को मजबूत बनाने को मुख्यमंत्री ने कहा है। साथ ही साथ जो जो योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं उसका किस तरीके के, क्या उसका भौतिक सत्यापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वित्तीय प्रगति क्या है, आउटकम और आउटपुट क्या है, ये तमाम चीजें जो हैं उस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में और विभागों की भी इसी तरीके से समीक्षा करेंगे, जिससे काफी हद तक जो सवाल खड़े उठ रहे थे जो योजनाओं के उसको लेकर, तो उस पर लगाम लगेगी और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद और अधिकारियों में अपनी जो ये योजना है उनको धरातल पर उतारने की कोशिश रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सत्र में हुए घटनाक्रम पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। रितु खंडूरी ने सत्र के घटनाक्रम को लेकर बयान दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
जहाँ तक बात है, हर विधायक को पूरा समय दिया जाता है, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। और जहाँ तक कहना कि मैंने प्लेन और पहाड़ की बात नहीं रखी, मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहूँगी, मैं उत्तराखंड की हूँ। मेरे पिताजी को मेरे लिए कहा गया कि दलाल की बेटी है, तो मुझे बड़ा दुख है कि इस तरह के शब्द देवभूमि से निकलकर उस पुरुष के लिए आए जिन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया। हम क्या चाहते हैं? हमको उत्तराखंड की बात करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस के विधायक अनुपमा रावत ने जिले में चल रहे अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। अवैध खनन पर कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने बयान दिया और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। बताएं, बाहर के राज्यों के लोग आ रहे हैं और मैंने खुद अपनी आंखों से देखे कि हथियारबंद लोग थे, हथियारबंद लोग गाड़ियों में आ रहे, बाहर की HR UP नंबर की गाड़ियां। आपने देखा होगा भोगपुर में अभी कुछ समय पहले एक मास्टर और 2 छोटे बच्चे जो स्कूल को जा रहे थे, उनको मौत के घाट वो उतर गए, उनके ऊपर पूरा एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है गिर गई, बाहर राज्य की थी। तो इस तरीके का सिस्टम जो चल रहा है वो बहुत गलत है। अवैध खनन बिल्कुल रुकना चाहिए और स्थानीय व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं, उसको तो घर बैठा दिया गया है। जगह जगह खनन चौकियां बना दी गई हैं जो एक लूटपाट का एक तरीके से अड्डा हो चुकी है। और यहाँ का जो झोटा बुग्गी चलाने वाला व्यक्ति है जो अपने घर में अपनी खेत से मिट्टी उठा रहा है, उसको टॉर्चर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश से खबर है, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर बैठक हुई है। RTO देहरादून सुनील शर्मा ने यह बैठक की है। 4 धाम यात्रा को लेकर ये अहम बैठक RTO देहरादून सुनील शर्मा ने ये बैठक की है और परिवहन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। तीर्थयात्रियों को कोई समस्या नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कुमाऊं से भी बसें मंगाई जाएंगी। देखिए, अब हम लोगों ने ये जो एस्टिमेट किया है वो लगभग हमारा पिछले बार से 60 लाख से ऊपर यात्रियों के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए हमारे पास बसों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। लगभग हमारे पास 2000 बसें इधर अवेलेबल है। उसके अलावा रोडवेज से भी हम लोग बसों को यूज़ करेंगे। इसके अलावा और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुमाऊं से भी बसेस को मंगाएंगे। इस बार किसी भी यात्री को बस के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। कम दाम पर सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पे बस मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर हर वर्ष की भांति रोडवेज अपनी भूमिका निभाएगा और प्रशासन की और शासन की पूरी मदद। कितनी बसें इस बार लगाई जाएंगी? वही जो हमारी 100-125 बसें हम अपनी रखते हैं इसमें, और आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई भी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पौड़ी पहुंचे हैं और इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व CM का भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। निवर्तमान पूर्व जिलाध्यक्ष हमारी आप सभी का भारतीय जनता तो पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देखिए पौड़ी पहुंचे हैं और उनका कार्यकर्ताओं ने किस तरह से स्वागत किया है। बीजेपी का एक जिला कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन भी किया और कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी बयान दिया। कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को इसको लेकर भी निर्देश दिए गए। जनपद पौड़ी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्री कमल किशोर जी, उनका स्वागत और अभिनंदन भी सभी कार्यकर्ताओं की ओर से रहा। सभी मंडलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पहुंचे थे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पार्टी के प्रति और जिलाध्यक्ष कमल जी के प्रति लोगों का जिस तरह का एक अच्छा भाव, उत्साह
देखने को मिलता है, तो मुझे विश्वास है कि आगे के नेतृत्व में पार्टी निरंतर पूरे पौड़ी जिले को आगे ले जाएगी। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का अस्थायी कार्यालय का निर्माण चल रहा है और जब तक अस्थायी कार्यालय का निर्माण पूर्ण होता है उससे पहले हम सब ने एक स्थान निश्चित किया कि हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही थी और जो अपना पुराना कार्यालय था उसमें स्थान का अभाव हो रहा था। उसी को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक उचित स्थान पर कार्यालय खोला जाए और आज माननीय तीरथ सिंह रावत जी के कर कमलों से जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से विधायक सुमित हरदेश ने आज काठगोदाम स्थित कलसिया पुल पर चल रहे मरम्मत के कार्य का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को पुल के जल्द से जल्द मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुल से नट बोल्ट चोरी होने के मामले पर कहा कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। यहाँ पे 17 बोल्ट चोरी हुए हैं और 17 बोल्टों की वजह से पूरा पुल खुल के और दोबारा फिर पुल बिछेगा और रविवार रात तक बिछेगा जो बताया गया है। अब वीकेंड में इतना ट्रैफिक है, वैसे ही इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक तो सबसे पहला मेरा सवाल है, अस्थायी पुल है ही क्यों? इसका टेंडर करके यहाँ पे स्थायी पुल होना चाहिए। 3 साल पहले इसका टेंडर हो गया था, लेकिन रेट इतने ज्यादा थे कि टेंडर स्वीकार नहीं हुआ। ये देखिए अस्थायी पुल है, ये इसमें नट बोल्ट से और ये केवल प्रीफैब वाला पुल है। ये बाहर से बन के आया, यहाँ असेंबली होती है। नट बोल्ट होंगे और अगर इस प्रकार से चोरी होगी खुलेआम और नट बोल्ट की वजह से यहाँ पे पुल खतरे में आएगा तो सोचिए कितना वाहन यहाँ से जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल से खबर है, जहां राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में बीएससी कृषि विषय संचालन करने की मांग फिर से तेज हो गई है। छात्रों के द्वारा महाविद्यालय कोटाबाग के प्राचार्य को बीएससी कृषि विषय खोलने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही इसी साल से बीएससी कृषि विषय लागू करने की मांग की गई है। कृषि विषय में तो पूर्व में एक पद स्वीकृत हो चुका है पहले, और अन्य 3 या 4 कम से कम पद स्वीकृत करने के लिए शासन को लेटर भेजा जा चुका है और शासन स्तर पर कार्य उसमें लगातार प्रगति हो रही है। और जैसे ही पद स्वीकृत हो जाते हैं तो उसके बाद एफिलिएशन लेके हम यहाँ से कृषि में बीएससी एजी स्टार्ट करने की कंडीशन में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी से खबर है, जहां अर्धकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल ने संबंधित विभागों के अफसरों के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने लक्ष्मण झूला नीलकंठ में होने वाले कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि अर्धकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं का स्वर्गाश्रम और नीलकंठ में भी आवागमन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सिडकुल क्षेत्र में खनन माफिया और भेल सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद हो गया है। इस विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद मामले की सच्चाई सामने आई है। बता दें कि भेल क्षेत्र में अवैध खनन करने रोकने पहुंचा था सुरक्षा कर्मी, जहां सुरक्षा कर्मियों से खनन माफियाओं की बहस हो गई। भेल कर्मियों के द्वारा चालान कटने के बाद खनन करने वालों ने माफी मांगी और गलती भी स्वीकार की। संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये खनन माफिया ट्रैक्टर सुरक्षा कर्मियों पर ही चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा विवाद क्या है, क्या जानकारी है?
देखिए, दरअसल हरिद्वार जिले में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन जगह जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो विभाग है वो खनन को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहा है। ताजा मामला हरिद्वार के BHL क्षेत्र का है, जहां एक खनन चल रहा था, जिसको रोकने के लिए बेल के कुछ सुरक्षा कर्मी वहां पर जाते हैं और खनन माफियाओं को कहते हैं कि यहाँ पर खनन नहीं होगा। लेकिन इसी दौरान जो खनन माफिया होते हैं वो डर कर कहीं ना कहीं टैक्सी ट्रॉली भगा लेते हैं, जिससे एक युवक घायल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां मारपीट के वायरल वीडियो के बाद से एक्शन में आ गई है पुलिस और सिडकुल की पुलिस ने 7 आरोपियों को धर दबोचा है। देखिए, अराजकता और माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की गई है। सिडकुल थाना क्षेत्र के महादेवपुरम का यह पूरा मामला है। 7 आरोपियों को धर दबोचा गया है। अराजकता और माहौल खराब करने वालों पर यह कार्रवाई की गई है। सिडकुल थाना क्षेत्र के महादेवपुरम का यह पूरा मामला है। मारपीट के वायरल वीडियो के बाद से पुलिस एक्शन में आई है और यह कार्रवाई की गई है। हरिद्वार से खबर, 7 आरोपियों को धर दबोचा है पुलिस ने। यह कार्रवाई की गई है। अराजकता फैलाई, माहौल खराब किया और इसी वजह से यह कार्रवाई। और संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, मामला क्या है? देखिए, दरअसल ये हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के महादेवपुरम का मामला है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और उसमें वीडियो में लाठी डंडे लेकर कुछ अप्रदर्श दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर सिडकुल पुलिस ने एक एक्शन लिया और एक्शन में कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। यानी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन पर कहीं ना कहीं चालान की कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय, जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में एक बार फिर से क्षेत्र में चल रही पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण के दौरान एक संदिग्ध अल्ट्रासाउंड मशीन पाए जाने पर मशीन और पैथोलॉजी लैब को प्रशासन के द्वारा सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। संदिग्ध अल्ट्रासाउंड मशीन यहां पर मिली है, जिसकी वजह से लैब सीज कर दी गई है। आज कार्रवाई की गई है और ये जो खुशी पैथोलॉजी लैब है, इसमें सूचना थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और कभी कभी आकर के इस तरीके से किए जा रहे हैं। और ये भी सूचना थी कि इनके पास जो मशीन है वो रजिस्टर्ड नहीं है इनके नाम पे। तो इसी क्रम में ये औचक निरीक्षण आज किया गया है CMS साहब के द्वारा। बाद में हम लोग भी इसमें आए हैं और यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है। हालांकि जो लोग ऑपरेट करते थे इस मशीन को वो तो फरार हो गए थे, लेकिन यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है जिसको सील कर लिया गया है। नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर महानगर व्यापार मंडल ने सिंचाई विभाग की लापरवाही के खिलाफ सर्वानंद घाट पर सांकेतिक धरना दिया। साथ ही धरना देकर सिंचाई विभाग के खिलाफ रोष भी जताया। जिलाध्यक्ष सुनील सेठी ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जलधारा बहाल करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर जिले में शराब की नई दुकान खोलकर राजस्व को बढ़ाने के लक्ष्य पर कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। 19 मार्च को जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय से 9 नई शराब की दुकानें खोलने की विज्ञप्ति जारी हुई। इस विज्ञप्ति का विरोध क्षेत्र की जनता में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। आपको बता दें, मामले पर कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया के मौखिक आदेशों के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी हरीश चंद्र आर्य द्वारा बागेश्वर में खुलने जा रही 9 नई शराब की दुकानों की जारी विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो अप्रैल से शुरू होना है, तो उसमें 54 करोड़ का राजस्व निर्धारित किया गया है जनपद के लिए, जिसमें नवीनीकरण के माध्यम से 30 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। शेष धनराशि जो है 23 करोड़ रुपए जो है वो प्राप्त किया जाना है। उसके लिए नई दुकानों का सृजन किया जाना आवश्यक था, उसके बगैर वो राजस्व प्राप्त होना मुश्किल था। इस वजह से जो 7 दुकानों का प्रस्ताव हमारे द्वारा दिया गया था, तो जो जारी किया गया, लेकिन जनता का विरोध अगर इसमें ज़्यादा हो रहा है तो फिर इस पर जो पुनर्विचार किया जाएगा और इसको निरस्त किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी से खबर है जहां शराब की 5 नई दुकानें खोले जाने का विरोध किया जा रहा है। पहाड़ों में शराब की दुकानों को खोलने का विरोध लगातार किया जा रहा है। राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने इसका विरोध किया है और इसी को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। शराब के ठेके अनगिनत रूप से बढ़ा दिए गए हैं। रोजगार देने की बजाय सरकार जो है नशे की शराब की भट्टियां बढ़ा रही है। रिमोट एरिया डोली गांव जैसे, अमृतपुर जैसे जो हमारे भीमताल विधानसभा के बहुत पिछड़ा है, रोजगार दे नहीं रही है सरकार और निश्चित रूप से शराब की नशे की खोरी बढ़ा रही है। तो हमने आज यहाँ से नारा दिया है, अत्तर गांजा छोड़ दो, शराब की बोतल तोड़ दो, शराब नहीं रोजगार दो, नारे के साथ हम हुए हैं और ये पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी होनी चाहिए।